बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं। बहुत ही अहम ख़बरें आ रही हैं भाई। अभी ख़ान साहब ने कुछ देर पहले ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि 17 तारीख़ को लिबर्टी चौक पे मैं ऐलान करूँगा कि हम कब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ रहे हैं। इस पे बात करेंगे। 6 अरब के ज़ेवरात और पिंक की पीरनी, इस पर भी बात करेंगे। इमरान ख़ान और आरिफ अलवी में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए, इस पे बात करेंगे। जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ साहब को क्या पैगाम भेजा और किसके ज़रिए भेजा, इस पे बात करेंगे। और अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ बिल आ गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम और आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, शदीद सर्दी की लहर आ रही है और आ चुकी है। और जनाब उन इलाकों में बहुत ही उन लोगों को प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको बताया 20 तारीख़ को भाई हमने इंशाअल्लाह ऑपरेशन करना है और फ्लड रिलीफ ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें 200 बिस्तर भी देने हैं। एक बिस्तर की कीमत 3500 रुपये है और आटे के 200 थैले देने हैं, एक की कीमत 1500 रुपये है। और इसी तरीके से फूड के पैकेजेस देने हैं जो कि बंडल हम बना के देते होते हैं, उसकी एक की कीमत 3000 रुपये है। आप इस कार खैर में हिस्सा कैसे डाल सकते हैं, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए। अभी ख़ान साहब ने फरमाया थोड़ी देर पहले कि जी लिबर्टी चौक पर 17 तारीख़ को मैं ऐलान करूँगा कि हम कब असम्बली तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये अजीब है। वैसे पहले तो ये होता है ना, सियासी बसीरत तो ये होती है, पहले मुशावरत की जाती है, हर एक को एतमाद में लिया जाता है। उसके बाद जनाब यहाँ पर पिंडी आए 26 को ख़ान साहब, 26 अक्टूबर को और नवंबर को। और उसके बाद जो है ना, उन्होंने जनाब ये ऐलान कर दिया हम पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ रहे हैं। बाद में जनाब वो परवेज़ इलाही साहब मुकर गए। वो ऊपर से तो कहते रहते हैं ना, लेकिन वो सबको पता है। अब तो ये ख़ुद भी कह रहे हैं और ख़ुद इमरान ख़ान साहब ने भी कहा है, फवाद चौधरी ने भी कहा है, शेख रशीद भी बार बार कहता है। तो परवेज़ इलाही साहब को मिन्नतें तरले कर रहे हैं, वो असम्बली तोड़ नहीं रहे। बाकी अपने लोगों में भी इख्तलाफात हैं, उनको भी अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले कि ख़ान साहब ने बुलाया है, उनको वो एतमाद में ले रहे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं। भाई ये भी सियासी लीडर है कि जिन्होंने ऐलान पहले कर दिया, मशवरा बाद में कर रहे हैं। खैर वो आपको पता है ना, पर चैम्बर फारिग होता है तमाम योद्धियों का। तो जनाब आप देखते हैं कि वो असम्बली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। क्यों असम्बली तोड़ना, अब तो बात ये, मैं हैरान हूँ कि ARY ने ख़बर चला दी, मालशिया पालशिया चैनल ने, और ने कहा कि जी समरी पर दस्तखत करके परवेज़ इलाही ने इमरान ख़ान के हाथ में दे दी है और भिजवा दी उनको समरी, साइन करके असम्बलियों की तहलील की। भाई जब असम्बलियों की तहलील की समरी ही उन्होंने भिजवा दी है, तो फवाद चौधरी किसको कह रहे हैं कि भाई अगर परवेज़ इलाही ने हमारे साथ चलना है तो उनको असम्बली तोड़ना पड़ेगी। वो किसको कह रहे हैं फिर? और बाकी लोग क्यों मिन्नतें कर रहे हैं और बार बार परवेज़ इलाही के पास वफद क्यों जा रहे हैं? ये क्या चक्कर है? जब उन्होंने असम्बली की समरी साइन करके अपना डिसोल्यूशन की और उन्होंने इमरान ख़ान के पास जमा करा दी है, तो फिर बार बार आप किसको कह रहे हैं? भाई सवाल तो इनमें उठता ही नहीं है ना, क्योंकि यूथिया एक शख्सियत परस्त है। यूथिया का अपर चैम्बर तो वैसे फारिग होता है, वो पूछता ही नहीं है कि भाई जो है ना, अब परवेज़ इलाही को आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा है। सूरत हाल बहुत मुश्किल टर्न अख्तियार कर चुकी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। खैर, इमरान ख़ान और आरिफ अलवी में इख्तलाफात हो गए हैं। अभी इमरान ख़ान ने कहा है कि हमारे जो MNAs हैं ना, जिन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए हुए हैं, वो भी जाएंगे और स्पीकर के पास फ़र्दन उसकी तस्दीक करेंगे। कौमी असम्बली को इमरान ख़ान ने आरिफ अलवी से कहा, ये आज हमारे दोस्त हैं साले जाफ़र साहब, उन्होंने भी स्टोरी की है जंग में और बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो पार्लियामेंट को ही कवर करते हैं। हम तो पार्लियामेंट में कभी कभार चले जाते हैं, वो बहुत रेगुलरली जाते हैं और आपने उनका नाम भी सुना होगा, बहुत रेगुलरली जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब इमरान ख़ान साहब ने आरिफ अलवी से कहा कि आप जाइए ईवान में, यानी कौमी असम्बली में, वहाँ खड़े होकर ऐलान करें कि हमारी पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं
वो सारे के सारे मुस्ताफ़ी हो गए हैं और आप उनके इस्तीफ़े कबूल करें। इस वजह से स्पीकर पर दबाव बढ़ेगा और वो उनके इस्तीफ़े मंजूर करेगा और इस्तीफ़े आगे भिजवा देगा और इस तरीके से जो है ना वो सारे के सारे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, सीटें खाली हो जाएंगी। आरिफ अलवी साहब ने उनकी ये बात नहीं मानी। आरिफ अलवी साहब नहीं गए, बल्कि उल्टा उन्होंने वो जो सेशन वो एक लंबे अरसे से चल रहा था, गालिबन 3 नवंबर से, उसको कल मुलतवी कर दिया। अब वो सेशन होगा आगे जनवरी में। उससे पहले वो आके फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर के सामने कोई कह भी नहीं सकता और उनके इस्तीफ़े मंजूर हो ही नहीं सकते, और सेशन जब तक एंड ना हो तो वो फिर उसमें ये एक कानूनी ज़राए कह रहे हैं। ठीक हो गया ना। तो अब बात ये है कि मैं वही अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, पहले तो 3 मुलाकातें इसहाक डार साहब ने की ना, तो मैंने कहा कि जी वो अभी मैंने देखा कि अयाज सादिक साहब और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो गए हुए थे, वो अभी बैठे हुए थे ईवान सदर, और सदर साहब से मुलाकात कर रहे थे। मैंने ट्वीट भी किया, बड़ा दिलचस्प दोस्त उस पर तबसरा भी कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये ईवान सदर को नून लीग वालों ने ऐसा अखाड़ा बनाया है कि जनाब जैसे कि आरिफ अलवी साहब को इन्होंने मुंतखब किया हो, और वो ये भी तो यूथियों को जलाने का प्लान है ना। अब खान साहब कहें कि मुझे तो सदर ही ठीक नहीं मिला, और वो जनाब उन्होंने वो राम किया हुआ है सदर साहब को कि वो फिर जो है ना अब वो यहाँ से पैगाम ले, असल में मसला वो शौर है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वो यहाँ से पैगाम लेके सुना है कि जाएंगे फिर लाहौर, वहाँ उनको बताएंगे कि भाई ये बात है और इस तरीके से, और आपने कोई फ़हम फ़रासत का मुजाहरा करना है जो कि आपने कभी भी नहीं किया। तो खैर वो उस तरीके से आज मैं देख रहा था, सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे गालिबन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। उन्होंने कहा है, बाकी भी जजेस ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, असम्बली भी नहीं जाते, इलाके के लोगों की नुमाइंदगी भी नहीं हो रही। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर उनके वकील से कहा कि अगर हम कह दें, स्पीकर को आर्डर कर दें कि इनके इस्तीफ़े कबूल कर लें, तो मंजूर कर लें, तो फिर आपका इसके बारे में क्या ख्याल होगा? जी बिल्कुल कह दें। मैं इंतहाई अदब के साथ कहूँगा, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को कैसे आर्डर कर सकती है कि मतलब मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स, बहुत ही कानून और आइन के एक्सपर्ट्स, वो मुझे सुनते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है कानून का, आइन का। मैं एक लॉ का अदना सा स्टूडेंट हूँ। मतलब स्पीकर को कैसे सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर कर सकती है? एक यहाँ पर निगरान जज मुकर्रर किया गया था नवाज शरीफ साहब के केस पर, पैनामा केस में, वो एहतसाब अदालत पर, यही गालिबन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट वो दाग नहीं धो सकी, क्योंकि सारे आइन और कानून के माहिरीन कह रहे हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि आप नीचे की अदालत पे ऊपर निगरान जज जो है ना बिठा दें। तो ये तो मार्शल लॉ वाला तरीका है, ये कोई कानून और इंसाफ वाला तरीका तो नहीं है। अब स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि आप इनके इस्तीफ़े कबूल करो या मंजूर करो? ये आइन और कानून जानने वाले ये मेरी रहनुमाई फरमाएं और व्यूअर्स को भी बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते। मैंने आपको जब ये जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम भेजा, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, और ये ब्रेकिंग इरफान सिद्दीकी साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं नून लीग के, उन्होंने मेरी बात की अल्हम्दुलिल्लाह गवाही दी है। आपको अगर याद होगा तो मैं जब यही रोला चल रहा था नया आर्मी चीफ या एक्सटेंशन, मैंने कहा था, और मैंने एक वीडियो में नहीं, मैंने मुताद्दिद वीडियोस में कहा, मैं अपने अल्फाज दोहराए देता हूँ, वीडियोस मेरी यहीं पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और जो मेरे कांस्टेंट व्यूअर्स हैं वो इस बात की गवाही देंगे। मैंने कहा था कि यहाँ से बहुत से लोग गए लंदन, और मेरे अल्फाज ये थे कि ये जो मफाहमती टोला है ना, आपको याद आ गया, मेरे परमानेंट व्यूअर्स को याद आ गया, मैंने कहा यहाँ से ये जो मफाहमती टोला है ना, ये सारा मफाहमती टोला गया जनरल बाजवा साहब की सिफारिश करने कि जी इनको एक्सटेंशन दे दें। याद है आपको, बहुत सारे लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, मलिक अहमद ख़ान साहब भी थे, वो भी बहुत जनरल बाजवा साहब के करीब थे। समझ आ गया आपको? अच्छा, ये मफाहमती टोला गया था कि वहाँ पर कि जनाब एक्सटेंशन दे दें। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली इनकार कर दिया, और उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने
गुस्सा किया है और इनको वापस नाकाम लौटना पड़ा है। याद है आपको इरफान सिद्दीकी साहब जो कि सेनेटर भी हैं, नून लीग के रहनुमा भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत नाइस इंसान हैं, नफीस इंसान हैं। उनको भी इमरान खान ने नहीं छोड़ा था, एक किराएनामे में पकड़ के अंदर कर दिया था। ये अपनी हरकतें ये हैं, ठीक हो गया ना। जो आज कह रहे हैं कि ये फस्तायत है, इससे बढ़ के क्या फस्तायत होगी कि उन पे करप्शन का तो कोई चार्ज ही नहीं मिला एक घर के किराएनामे पर, और वो भी उनके बेटे का कि वो किराएनामा था, उस पर उनको पकड़ के इरफान सिद्दीकी को अंदर कर दिया। इनको न लिखना गवारा है किसी का, न बोलना गवारा है। ये इस तरह का फाशिस्ट इंसान है। अच्छा जनाब, इनको इरफान सिद्दीकी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा का पैगाम लेकर यहाँ से बहुत सारे लोग गए। अब ये वो नफीस इंसान है, वो नहीं बताते कि अपनी पार्टी के गए, कौन कौन गए, उनको पता तो है। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि माशाल्लाह लगता है तो लग जाए। आपको याद है ना, बहुत सारे लोगों के मुंह पर आया कि जी माशाल्लाह लग जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा था कि माशाल्लाह लग जाएगा। आपको याद है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए जनाब हामिद मीर साहब ने फरमाया कि मैं आज भी माशाल्लाह की बातें सुन के आया हूँ। यानी माशाल्लाह से बड़ा डराया गया, बड़ा धमकाया गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि नवाज शरीफ साहब भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं, उनको भी बड़ा तजर्बा है, ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से असल में मसला ये होता है, मैं अदब के साथ कहूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा। आजकल भी कुछ लोग इस तरीके से कुछ खबरें मनफी फैला रहे हैं और वो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं। तो वो असल मसला ये होता है कि हुकूमत से कुछ काम करवाने होते हैं ना, और अगर वो काम नहीं होते तो उन्होंने फिर दूसरे तरीके से मनफी तरीके से प्रोपेगेंडा शुरू कर देना होता है। बस इतना समझा आप काफ़ी समझें, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो बात यह है कि कुछ लोगों ने उस वक्त भी इस तरीके से किया था, इस वक्त भी कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना वो है। तो उन्होंने बहुत सारे काम निकलवाने होते हैं, वो एक काम फंस जाए तो फिर हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर देना होता है। अच्छा जनाब, तो बात यह है कि वो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मैं लंदन गया और मैंने ये 17 तारीख को गालिबन वो कहते हैं कि मैं लंदन गया 17 नवंबर को। वहाँ पर मैंने मुतादिद मुलाकातें की नवाज शरीफ साहब से भी, जिन मुलाकातों में मरीम नवाज साहबा भी थी और बाकी लोग भी होते थे। तो वो कहते हैं कि मैं हैरान रह गया कि वहाँ नए आर्मी चीफ की तो बात ही कोई नहीं हो रही, वहाँ तो सारी एक्सटेंशन डिस्कस हो रही थी, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन डिस्कस हो रही थी। लेकिन नवाज शरीफ डट गए, उन्होंने कहा मार्शल लगता है तो लगे, असम्बलियाँ जाती हैं तो जाएँ, हुकूमत जाती है तो जाए, कोई मसला नहीं है, कोई परवाह नहीं है, जाने दीजिए सब कुछ, एक्सटेंशन नहीं दूंगा। आपको समझ आ गई अब, ठीक हो गया ना। और उन्होंने इनको वापस ही टोर दिया कि जी आप जाइए, एक्सटेंशन नहीं दूंगा। और अच्छा यही है कि जनरल बाजवा साहब खुद अपनी ज़बान से कह दें कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद जनरल बाजवा ने यहाँ पर NDU में खिताब करते हुए कहा था कि मैं 29 तारीख को अपने वादे के मुताबिक रिटायर हो जाऊँगा। आप समझ आइए आपको, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया था उस वक़्त के बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है, ब्लैकमेलिंग है, मार्शल लॉ की बात हो रही है, एमरजेंसी की बात हो रही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बात हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटेंशन का प्रेशर है। और ये मफाहमती टोला गया था, निकाल लीजिए मेरे अल्फाज, निकाल लीजिए मुझ जैसे फ़कीर और मलांग बंदे के अल्फाज निकाल लीजिए। मैंने आपको बताया था ये मफाहमती टोला वहाँ एक्सटेंशन की सिफारिश करने गया है, जिसका आज इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब ने मेरे अल्फाज पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। और जनाब आ जाइए, और इसी वजह से ये देखें एक्सटेंशन का बिल आ गया है। 6 अरब वाली बात मुझे याद है भाई, मुझे भूली नहीं है। जेवरात पिंक की पीरनी और 6 अरब, ये मुझे पता है आपको बहुत ये खबर बड़ी पसंद आई है जनाब, ये शह सुर्खी भी बड़ी पसंद आई है। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ बिल सेनेट में आ गया है, सेनेट में पेश हो गया है। और आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ ये बिल किस तरह पेश किया है, ये गालिबन मुश्ताक साहब हैं, मुश्ताक अहमद साहब जो कि सेनेटर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने पेश किया है। और ज़ाहिर है तकरीबन तमाम जमातों का इत्तफाक है इस पर। अब वो सेनेट में पेश हुआ है, फिर जब वहाँ से पास हो के कौमी असम्बली में भी आएगा, तो अगर यहाँ से भी उसी तरह से पास हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और दस्तखत हो जाएंगे। अब उसमें पता क्या है,
मसला ये है कि जब भी हमने किसी रिटायर्ड जनरल से बात की, इवन किसी सर्विंग ऑफिसर से बात की, एक्सटेंशन को इदारे के अंदर भी बहुत बुरा समझा जाता है, समझा भी जाना चाहिए। एक्सटेंशन से मुराद ये है कि जब एक आर्मी चीफ अपने 3 साल मुकम्मल करता है, वो 3 साल और ले लेता है। इस दौरान बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारे जनरल्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, अपने दिल में वो अरमान लेकर रिटायर हो जाते हैं आर्मी चीफ बनने का। 2 होते हैं, 3 होते हैं, बादों का ज़्यादा होते हैं, तो वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना आप सियासी लोग, गैर सियासी से ये और सियासी लोगों से देखें तो उनको भी, गो के जरदारी साहब ने खुद कियानी साहब को एक्सटेंशन दी, लेकिन एक्सटेंशन का फ़ैसला हमेशा ही गलत होता है। अपने कुछ मफादात हो सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन का फ़ैसला हमेशा ही गलत होता है। ये जब तहरीक अदम एतमाद आई, अगर एक दफ़ा जनरल फैज़ हमीद साहब बन भी जाते तो कोई क़यामत नहीं आनी थी, लेकिन यूथियों का प्लान ये था कि उनको फिर आगे भी बनाना है और फिर तीसरी दफ़ा भी एक्सटेंशन देनी है। और हमने, इन्होंने तो अब रोना चीखना बनता है ना भाई, इनकी दीवार से टक्करें मारना बनता है। ये बेचारों ने क्या कहा, अब ये इनका देखे ना, जब ये पोस्टें चली होती हैं 2018 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सदर पे जो है ना आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल बाजवा, 2023 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल फैज़, समझ आपको याद है ना, ठीक हो गया, ये पोस्टें याद है ना चलती हुई। और 2028 प्रेसिडेंट इमरान खान और आर्मी चीफ आरिफ अलवी, ये वही हमारे दोस्त, हमारे भाई नदीम अफजल चंद साहब वाली बात है भाई। इन्होंने तो पूरा एक ग्रैंड प्लान बनाया था ना, फ़लाँ आर्मी चीफ होगा, फ़लाँ DGISI होगा, फ़लाँ बंदा फ़लाँ होगा, फ़लाँ बंदा अगर जो हमें जज पसंद नहीं होगा उठा के बाहर फेंक देंगे, जो सेक्रेटरी पसंद नहीं होगा उठा के बाहर फेंक देंगे। इन्होंने तो पूरा 15 साल प्लान बनाया था, वो प्लान मिल गया, मेट हो गया। अब रोना बनता है, अब रोए भी नहीं वो बेचारे, अब टकरे भी ना मारें, उनको मारने दो टकरें, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो बहुत सारे केसेस खुलने लगे हैं भाई, अभी तो बहुत से। ये 6 अरब के जेवरात का क्या चक्कर है, ये हमारे दोस्त हैं अपना कामरान शाहिद साहब, और वो निजी टीवी पर प्रोग्राम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, अच्छे सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी कहा कि जी मैं आपको एक अधूरी खबर देने लगा हूँ, ठीक है ना। और वो अधूरी खबर ये है, आधी खबर, कि जी वो आधी ब्रेकिंग न्यूज़ कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको किसी मुल्क ने या कि कोई तोहफा दिया, कोई 6 अरब के जेवरात, बहुत ज़्यादा अमाउंट है भाई, ठीक हो गया ना। और उन्होंने वो बेच दिए 3 करोड़ में, या और 3 करोड़ में बेच के 1.5 करोड़ तो शखाने में जमा करवाए। ये बड़ी बात है, और 6 अरब के हों और वो भी ले लिए हों वगैरह। अब पता चला है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि रिस्पॉन्सिबल फिगर को ही कोट करता होता हूँ। मुसर्रत अहमद ज़ेब साहबा हैं, वो 2013 से 2018 वो PTI की MNA रही हैं, अपना सवाद से, सैदू शरीफ से, NA3 से, अब वो गालिबन ANP में हैं। उन्होंने ट्वीट की हुई है कि कन्फर्म न्यूज़ है कि कतर के शहज़ादा हयान बिन अफान, उन्होंने पिंकी पीरनी को कोई 6 अरब रुपए के जेवरात दिए हैं। उसमें ज़ाहिर सोना भी होगा, हीरे भी होंगे, वो सारा कुछ, और पिंकी पीरनी मुर्शिद वो पी गई है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। और ये केस भी सुना है खुलने लगा है, केसेस बहुत सारे खुलने लगे हैं। 20 तारीख को, अभी 20 दिसंबर को टेरियन वाइट का केस की समाअत भी हो रही है, वो भी केस काबिल समाअत हो गई है, और अब उसकी समाअत भी शुरू हो जाएगी 20 दिसंबर को। अब आगे देखते हैं कि कितना चलता है, क्या होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो केस भी खान साहब के लिए ख़तरनाक तरीन केसेस में से एक केस है। खान साहब इसी वजह से चीख रहे हैं इलेक्शन, अदरवाइज़ उनको अच्छी तरह से पता है कि इलेक्शन अब कोई नहीं कराएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।